नमस्कार एंड वेलकम टू यस इन्फो क्लब। फ्रेंड्स, एक सर्विसमैन के लिए री एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक सर्विसमैन कम्युनिटी के सामने, क्योंकि हर साल 55,000 के आसपास लोग एक सर्विसमैन बनते हैं और एट प्रेजेंट ऐसे एक सर्विसमैन जो नौकरी का तलाश में है, ऐसे एक सर्विसमैन का संख्या कम से कम 10 लाख ऐसे हैं। 10 लाख एक सर्विसमैन ऐसे हैं जिनको नौकरी चाहिए, जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं। इनमें से केवल मात्र 25 to 30,000 लास्ट 10 ईयर्स में 25 to 30,000 ओनली एक सर्विसमैन जिनको जॉब मिला है और बाकी को जॉब नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स लगभग आता है कि 10 लाख के आसपास एक सर्विसमैन है अभी जो जॉब ढूंढ रहे हैं, पर ज़्यादातर एक सर्विसमैन को यही नहीं पता है कि वो कौन सा जॉब का लायक है, एलिजिबिलिटी उनका है या नहीं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मेरा तो 40 साल हो गया, अब मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। कोई सोचता है मेरा तो 50 साल हो गया, अब तो कोई मुझे लेगा ही नहीं। कोई सोचता है कि मैं तो LMC हूँ, तो मुझे कहीं पर कोई मौका नहीं मिलता है। तो देखिए ये कंसेप्ट ही रॉन्ग है आपका। तो अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो एक सर्विसमैन के लिए क्या रूल है, जो कि एक सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन के लिए वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए रूल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन में अगर हम बात करें तो किस तरह का गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल है, पहले वो बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब रीएम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं सेकेंड इनिंग्स में, तो इसमें देखिए बहुत सारे जॉब्स आपके लिए एप्लीकेबल है, जिनमें से सबसे जो ज़्यादा वैकेंसीज़ है वो बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे SBI हो या IBPS हो या फिर और किसी बैंक में हो, तो एक सर्विसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है और इन वैकेंसीज़ में इजीली आप जो है वहाँ पे एक नौकरी आपको मिल सकता है कंपेरिजन टू SSC का जो पोस्ट होते हैं, जैसे CGL CHSL, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को आप बिट कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे कितना रिजर्वेशन है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ये देखिए एक एम्प्लॉयमेंट रूल्स है जो कि गजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश हुआ था 4 अक्टूबर 2022। एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट रूल्स 1979, उसका अमेंडमेंट कुछ आया था। और इस अमेंडमेंट में मैं एक दो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। इस अमेंडमेंट में एक तो यहाँ पे दिया गया कि डेफिनेशन ऑफ एक सर्विसमैन क्या है, वो डिटेल में बताएंगे। और है यहाँ पे कि रिजर्वेशन, देखिए आप देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज क्या है, 10% of the vacancies in post up to the level of assistant commandant in paramilitary forces, 10% of the vacancies in Group C posts, and 20% of the vacancies in Group D post, including permanent vacancies filled initially on a temporary basis and temporary vacancies which are likely to be made permanent or are likely to continue for 3 months and more to be filled by direct recruitment in any year shall be reserved for being filled by ex-servicemen। एक सर्विसमैन के लिए ये सभी पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोस्ट है इसमें वैकेंसीज है। इसके अलावा बैंक में 15% वैकेंसीज रहते हैं एक सर्विसमैन के लिए, और बैंक एंड PSU में भी जितने भी PSU है, गवर्नमेंट PSU है, सभी में वैकेंसीज रहता है। एक सर्विसमैन के लिए ज़्यादा वैकेंसीज रहता है। तो देखिए अभी ग्रुप D तो है नहीं, ग्रुप C एंड ग्रुप B पोस्ट ही है। ठीक है, ग्रुप D जो एयरस्ट्राइल है वो भी ग्रुप C में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम खास बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अथॉरिटी क्या है इसका, क्योंकि एज रिलैक्सेशन हमें जब मिलता है इसका अथॉरिटी भी क्या है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2012। इसमें जो अथॉरिटी लिखा हुआ है आपके लिए एज रिलैक्सेशन, वही चीज़ें हम अभी दिखाएंगे और इस पर बेस करके आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, तो फॉर एक सर्विसमैन कि आपको किसी ना किसी तरह का एक पेंशन मिलना चाहिए। अगर कोई भी पेंशन आपको मिल रहा है तो आपको एक सर्विसमैन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स है
इनको भी एक्स सर्विसमैन माना गया, या तो फिर उनका पूरा सर्विस करके आ रहा है, या फिर पेंशनेबल सर्विस करके प्रीमेच्योर रिटायर हो रहे हैं, या फिर मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं विथ एनी काइंड ऑफ पेंशन। वो इनवैलिड पेंशन हो सकता है, डिसेबिलिटी पेंशन हो सकता है, सर्विस पेंशन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि 15 साल पूरा सर्विस होना चाहिए तभी उन्हें मिलेगा, 5 साल सर्विस है। सो फ्रेंड्स, एक सर्विसमैन वो है जिनको किसी न किसी तरह का एक पेंशन मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा ये जैसे उजवार के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे इनवैलिड हो, या फिर प्रीमेच्योर रिटायर किए हो, या फिर फुल सर्विस करके आप आए हो। फर्स्टली सेकेंड थिंग ये है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना एज रिलैक्सेशन आपको ऑथराइज है। देखिए, ग्रुप बी, सी एंड डी नॉन गेजेटेड जो पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी, सी एंड डी नॉन गेजेटेड जो पोस्ट होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जॉब्स है, क्योंकि ये जो रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उनका खुद का ओन सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, उनका जो भी पोस्ट है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, इसलिए ये किसी स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल मात्र सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि एसएससी का जो सर्विसेज होता है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, या फिर और किसी तरह का जो रिक्रूटमेंट होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का थ्रू, या फिर रेलवेज का थ्रू, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उनका जो भी रिक्रूटमेंट होता है इसके लिए एप्लीकेबल है। तो ग्रुप बी, सी एंड डी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन है, टोटल सर्विस जितने साल आपने सर्विस किया, लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स। मान लीजिए एसएससी सीएचएसएल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एसएससी सीएचएसएल का आपको पता है कि एसएससी सीएचएल का टोटल कितना है, एज मैक्सिमम एज है 25। अब आपका सर्विस मान लीजिए 15 साल है, 15 साल में आप रिटायर किए, तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, आपका अगर एज 25 प्लस 15 ईयर्स आपने जो सर्विस किया प्लस 3, यानी कि 43 ईयर्स, आपका एज अगर 43 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 43 से ज़्यादा हो गया उस डेट को, क्योंकि आपने 15 साल ही सर्विस किया, आप 15 साल सर्विस करके रिटायर होकर आए हुए हैं, तो आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का जो मैक्सिमम एज लिमिट होगा 43 होगा। ठीक है, मान लीजिए आप 30 ईयर्स करके रिटायर हुए हैं, 30 ईयर्स सोल्जर मेजर साहब रिटायर हुए हैं, सोल्जर साहब 30 ईयर्स करके पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और वो एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड एचएस लेवल का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके लिए 30 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स 33 ईयर्स, यानी कि 25 प्लस 33 कितना हो गया 58 ईयर्स। आप 58 ईयर्स एज अगर आपका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये गलतफहमी में ये नहीं रहना कि मेरा एज 50 साल हो गया तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे साथ ही सोल्जर मेजर दत्ता साहब थे जो 54 ईयर्स में ज्वाइन किया था सीएचएसएल एग्ज़ाम देके, वो भी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइव एविडेंस है मेरे सामने, इसलिए कोई अगर ये कहता है कि 50 साल हो गया तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, ये सरासर गलत है, मिसकंसेप्शन है। ठीक है, 59 ईयर्स तक आपको मिल सकता है अगर आप एलिजिबल है तो, एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है तो। इसमें कहीं पर ऐसे नहीं लिखा रहता है कि आपका एज 50 हो गया तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कहीं पर भी ऐसे नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों, ग्रुप बी, सी एंड डी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए बता दिया। अब है ग्रुप ए एंड बी गेजेटेड पोस्ट। देखिए, ग्रुप ए एंड बी जो गेजेटेड पोस्ट है, इसके लिए 2 तरह का रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम के बेसिस पे, जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इस तरह का जो एग्ज़ाम देखे। और दूसरा होता है क्या कि नॉट थ्रू ऑल इंडिया ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम का थ्रू नहीं होता है, ये लोकल लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर्स जैसे रीएम्प्लॉयड होते हैं, ये किसी एग्जाम देकर रीएम्प्लॉयड नहीं होते। आप देखे होंगे कर्नल फलाना सिंह जो है पीएमजी उड़ीसा का है, इस तरह का, तो ये लोग जब रीएम्प्लॉयड होते हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, ऑल इंडिया डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पे कितना होगा, जितने साल सर्विस किया प्लस 3 इयर्स का आपको मिलेगा ग्रुप ए एंड बी गेजेटेड पोस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आप मान लीजिए आपका एज
कम है तो आप सोच रहे हैं कि मैं IAS IPS क्यों नहीं बन सकता हूँ। हाँ, ज़रूर आप बन सकते हैं, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो एज लिमिट है वो कितना होगा। देखिए, फॉर ग्रुप ए एंड बी गजेटेड पोस्ट रिक्रूटमेंट थ्रू ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज रिलैक्सेशन 5 years ओनली। केवल मात्र 5 साल के लिए छूट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी देखिए, इस समय आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का 32 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज होता है जनरल के लिए। तो आप अगर एक सर्विसमैन है तो आपका मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स, ठीक है। 37 ईयर्स से पहले आप अगर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे के IAS IPS बन सकते हैं। पर यही एक जो है मूवमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ बार्गेनिंग चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे काबिल एक सर्विसमैन रहते हैं जो 40-42 साल में, 45 साल में रिटायर करते हैं, जो है अच्छे IAS या IPS ऑफिसर बन सकता है, पर एज रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक सर्विसमैन के लिए भी, एक सर्विसमैन का जो अथॉरिटी है, जो एक सर्विसमैन कम्युनिटी है, उनका भी डिमांड ये है कि कम से कम जितने साल सर्विस किए हैं उतने साल का तो एज रिलैक्सेशन दे दो, ताकि कोई भी जो जवान है, जो अफसर या जवान कोई भी हो, अगर उन्हें काबिलियत है तो अपने दम पर वो एग्ज़ाम दे के IAS या IPS बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपने जो देखा एक सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ये इसका जो अथॉरिटी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये अथॉरिटी है एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2012। इस अथॉरिटी को अगर पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट ये सब इन्फो क्लब में जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए, तो आपको इस तरह का सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं है, एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन, एक सर्विसमैन का जॉब अपॉर्चुनिटी, एक सर्विसमैन का पे, पेंशन, ECHS CSD, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है। बने रहिए हमारे चैनल का साथ, जितना जानकारी रहेगा इतना ही एम्पावर्ड रहेंगे और आपका जो अधिकार है वो आप समझ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।